गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग 4 अंक के प्रश्नों का संकलन जो तैयार किया था मैंने, उसका प्रश्न क्रमांक 6 तक का हमने पार्ट 1 में देखा था। और आज 4 अंकों के प्रश्नों का जो संकलन है उसका पार्ट 2 है, वहाँ हम 7वां, 8वां और 9वां से देखेंगे। मैंने पहले भी बताया था पार्ट 1 में कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लिंक से पढ़नी है, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। मैंने आपको ये भी बताया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक में कैसे जाना है और उसको टच करके आप उस वीडियो तक के पहुँच सकते हैं। ये वीडियोस मैंने पहले बना दी हैं, ठीक है। तो अगर आप प्लेलिस्ट में देखना चाहें तो उससे भी जा सकते हैं, या फिर मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो में भी जा सकते हैं, ठीक है। थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इनको आप वापस देख सकते हैं कितने बार भी, ठीक है। और ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। और ये 7वां प्रश्न है। इन दोनों में से, ये मैं दोनों बताने वाला हूँ, इसमें से समांतर माध्य और बहुलक में से कोई एक बताऊंगा, क्योंकि इनमें से किसी एक के आने के चांसेस है तो बहुलक के ज़्यादा चांसेस मुझे लगते हैं। हर साल बहुलक आना होता ही है बहुलक का, इसलिए बहुलक देखेंगे। अब बहुलक के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिया नहीं है, तो मैं क्या क्वेश्चन ले लूँ। तो मैंने जब ये वीडियो बनाया था तब आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के तौर पर, ठीक है। तो ये होमवर्क के तौर पर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये देखो, होमवर्क 1, ये आंकड़ा था, इसका समांतर माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लेना, मैं नीचे में जो लिंक दूंगा उसमें आप इसी सवालों के वीडियोस इसमें बने हुए हैं लिंक में, और उस वीडियो को जब देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही सब सवाल है और मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो कईयों ने तो बनाया भी होगा, अच्छी बात है, जो नहीं बनाया बना लेना। और अभी मैं इसको बता रहा हूँ, तो इसी आंकड़े में हम समांतर माध्य बहुलक दोनों ज्ञात कर सकते हैं। इस आंकड़े को मैं वहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए। 30 बच्चों की एक कक्षा है, वजन और बच्चों की संख्या में आंकड़ा बन रहा है, ठीक है। किस पे आंकड़ा बन रहा है भाई? वजन पे आंकड़ा बन रहा है और बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या तो चलो संख्यात्मक रहेगी, और वजन किस में रहेगा? किलोग्राम में, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और इधर 4, 10, 8, 6, 2, 4, 10, 8, 6, 2। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका आपको समांतर माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य हम अभी ज्ञात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो से समझ लेना। समांतर माध्य मैं कोई दोनों में से कोई एक आना तय है, और अथवा में आता है, ठीक है। अथवा में आता है ये सब चीज़ें, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुलक अपन करना है, ठीक है। तो बहुलक को देखते हैं, चलिए आ जाइए, इसका बहुलक ज्ञात करते हैं अपन। क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, बहुलक सबसे सरल रहता है, इसलिए आपको बहुलक में ज़्यादा मेहनत करनी है कि भाई ये आना ही है तो फटाफट बन जाए, ठीक है। बहुलक में क्या करेंगे आप? सबसे पहले सारणी को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। ये ऐसी क्षैतिज सारणी को ऐसा ऊर्ध्वाधर सारणी में कन्वर्ट करेंगे, और कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ जैसा का तैसा ही लिखना है, जो है वही लिखना है। पहला रहेगा वजन, किसमें भाई? केजी में। दूसरा रहेगा बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, है ना। वजन क्या क्या रहेगा? 20 से 30 किलोग्राम वजन वाले कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 30 किलोग्राम से 40 किलोग्राम बच्चे कितने हैं? 40 किलोग्राम वाले बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे हैं। 40 से 50 केजी वाले बच्चे कितने हैं? 8। 50 से 60 केजी वाले बच्चे कितने हैं? 6। और 60 से 70 केजी वाले बच्चे कितने हैं? 2, ठीक है। चाहे तो आप योग दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। योग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे यहाँ का योग देना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे। यहाँ बहुलक में कुछ करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। बाकी सब में योग देना रहता है। समांतर माध्य, माध्यिका जब निकालते हैं तो ये बारंबारताओं का योगफल देना पड़ता है, पर बहुलक में बिल्कुल कुछ जरूरत नहीं। सबसे पहला क्या देखना है? सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? 10। सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? यहाँ पर लिखेंगे हम, सबसे बड़ी बारंबारता
बारंबारता यानी कि आवृत्ति, इसी को बोलते हैं। ये तो वर्गांतर हो गया और ये बारंबारता हो गई। सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? 10 है, जो कि किस वर्गांतर को शामिल होती है? 30-40, जो कि वर्गांतर 30 से 40 में शामिल है ना। अतः बहुलक वर्ग कौन तैयार हुआ? अतः इसी को हम बहुलक वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे बहुलक वर्ग। सबसे बड़ी जो बारंबारता है उसी को बहुलक वर्ग की बारंबारता बोलते हैं, और वो बहुलक वर्ग निर्धारित करता है। तो 30 से 40 अपना बहुलक वर्ग हो गया। अतः 30 से 40 जो है ये क्या बन जाएगा भाई? बहुलक वर्ग होगा। जैसी बहुलक वर्ग पता चला, निम्न सीमा तैयार, उच्च सीमा तैयार, ठीक है। निम्न सीमा उच्च सीमा तुरंत पता चल जानी चाहिए। अब हम लोग बहुलक का सूत्र लगा रहे हैं। क्या होता है बहुलक का सूत्र? बहुलक MO लिखते हैं। बहुलक का सूत्र होता है, ये याद रखेंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0। वैसे का वैसे लिख दो, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों साइड लिख देना। बस यहाँ पर नीचे में दुगना कर देना F1 को, ठीक है, माइनस F2, ठीक। F1 माइनस F0 अपॉन F2। कई लोग इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं, 10/102। ये 10 है, 10/102। यहाँ पे दुगना बस लगाना है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ख़त्म करो, ये ख़त्म करो, और क्या हो जाएगा? L2 ऋण L1, ठीक है, L2 ऋण L1। बस अब यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर उसके बारे में लिखेंगे। जहाँ L1 कौन है, L2 कौन है, ठीक है, और ये F1 F0 ये लोग कौन है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, F0 पहले आता है, फिर F1 आता है, फिर F2 आता है, ठीक है। तो ये L1 L2 ये F के 3 वैल्यू। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसको आप लोग पढ़ेंगे F1, ठीक है। उसके ऊपर क्या आता है? F0। गिनती में भी 0 पहले रहता है, 0 के बाद क्या आता है? 1। तो F0, फिर F1, फिर कौन आएगा? F2, 0 1 2, ठीक है। गिनती का क्रम चलना चाहिए। तो हम सबसे बड़ी बारंबारता को 1 लेंगे, F1 लेंगे, और उसके ऊपर F0 देना और नीचे F2 देना, ठीक है। तो अब इसी को लिखते हैं, चलिए। F1 ये कौन हुआ? F1 कौन हुआ? बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये F1 किसको मिली है? 10 को। 10 कौन है? बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग था, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F1 के सामने लिखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। F0 कौन है? बहुलक वर्ग के पहले की, ये ऊपर की है यानी कि पहले की। तो बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, ठीक है। इनके मान भी लिख दो। कौन है भाई बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता? 4। बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन है भाई? 10। F2 कौन है? बहुलक वर्ग के बाद की। तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता कितनी है? ये 8, ठीक है। L1 कौन हुआ? निम्न सीमा, ठीक है। जो बहुलक वर्ग आपने तैयार किया है 30 से 40, उसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। कौन है निम्न सीमा? 30, छोटा वाला। ये बहुलक वर्ग है, इसका छोटा मान कौन हुआ? 30। तो निम्न सीमा किसको बोलेंगे? 30। और ये बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा L1 L2, ठीक है। तो L2 कौन हुआ? 40, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। अब आ जाइए सूत्र में। इसलिए बहुलक MO बराबर L1, L1 मतलब 30, धन F1 माइनस F0। F1 कौन है भाई? 10, माइनस F0 कौन है भाई? 4। नीचे आ जाइए, 2F1 यानी कि दुगना, F1 यानी कि 10, ऋण 4, सेम टू सेम, माइनस F2 बोले तो 8, ठीक है, गुणा L2 ऋण L1। L2 मतलब 40, ऋण L1 मतलब 30, ठीक है। L2 ऋण L1 ये हो जाएगा 30, धन 10 में से 4 गया 6, 10 दूनी 20, ये हो गया 20। ये दोनों सेम चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो जुड़ेंगे। 8 4 12 होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ। बड़ी संख्या 8 है, उसके सामने का चिन्ह ऋण, तो ऋण 12, और 40 ऋण 30 कितना आ जाएगा? 10। तो गुणे में 10, 10 ऊपर है ना, क्योंकि गुणे में है मतलब वो ऊपर में है। तो ये हो गया 30, धन 10 छक्के 60 हो गया, 20 में से 12 गया, 20 में से 12 गया 8। काटा पीटी कर सकते हैं, ठीक है। तो काटा पीटी कर लो, चलो। 8 का आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं ऐसा 60 के लिए। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 64 बढ़ जाएगा 80 में, तो 8 सत्ते 56, 60 में से 56 गया 4, दशमलव लगा के शून्य करो, 8 पंचे 40, ठीक है। कितना आ गया आंसर? 7.5।
तो ये हो गया 30 धन 7.5। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा जोड़ के। अगर आप लोग को दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना आता है अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल तरीका ये है, 30 को आप 30 रुपया पढ़िए, ठीक है। 30 रुपया कितने पैसे, 30 रुपये 0 पैसे। इसको पढ़िए 7 रुपया 50 पैसे, ठीक है। 5 शून्य पढ़ेंगे इसको तो 50 पैसे। 7 रुपये 50 पैसे है ना, एक हाथ में 7 रुपये 50 पैसे, एक हाथ में 30 रुपये है। दोनों मिला के कितने हो गए, 37 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, 37 रुपया 50 पैसा, ठीक है। 37 रुपया 50 पैसा, ये आ गया आपका बहुलक, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसा लिख सकते हैं, आंसर वाली लाइन आखिरी में आंसर लिखते हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक कौन निकला, 37.5 है, ठीक है, ये निकलेगा। तो ये खत्म हुआ भाई। ऐसे ही आपको समांतर माध्य करना है, ठीक है। नहीं भी करोगे चलेगा, बहुलक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुलक कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है, तैयारी हो जाएगी। अब बढ़ चलते हैं अपन आगे। ये हो गया 7वां। समांतर माध्य का मैं लिंक इसमें डाल दूंगा वीडियो में। जो वीडियो आप अभी देख रहे होंगे उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, कैसे जाना है वो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। आ जाइए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस भी इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित सवाल भी मैंने बताया है, वो सब वीडियो इस पे है। थेल्स प्रमेय एवं थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग, पाइथागोरस प्रमेय एवं पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग, वो सब इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, इसी वीडियो में। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, इसको हम लोग करते हैं। यह है प्रश्न क्रमांक 9। उत्तर क्रमांक 9, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं पहले तो बात समझ लीजिए। वृत्त वाले चैप्टर में हम लोग तो बहुत सारा बेसिक तो अपन नहीं पढ़ा सकते, पर जितना समय है उस हिसाब से अपन देखें तो वृत्त के बारे में आप लोग जानते हैं, एक केंद्र होता है जिसको हम लोग जनरली ओ से दर्शाते हैं। ये जो बाहर बाहर का घेरा दिख रहा है परिधि है, बीच का हिस्सा कुछ भी नहीं रहता, जैसे चूड़ी, ठीक है। चूड़ी पहनते हैं तो चूड़ी में क्या है, बीच का तो एरिया कुछ भी नहीं रहता, बीच का तो हाथ खोखला रहता है, तभी तो हाथ घुसता है। तो बस ये है ना। और एक केंद्र है, जो केंद्र दिखता नहीं है, काल्पनिक है, पर उसका केंद्र है कुछ ना कुछ, ठीक है, जिसके सापेक्ष वो मुड़ना तय होता है उसका, ठीक है। तो एक केंद्र होता है और एक परिधि होती है, और केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो ये त्रिज्या आप कहीं भी देख लीजिए बराबर ही होगी। केंद्र से परिधि तक की दूरी, चाहे आप किसी भी दिशा में चाहिए, वो हमेशा आपको त्रिज्या के रूप में बराबर ही मिलेगी। त्रिज्या सदैव क्या होती है, एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्या है वो सब आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्पर्श रेखा। देखिए, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बारे में एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर बाह्य स्थित किसी बिंदु से अगर मैं वृत्त पर इस टाइप की रेखा खींचूं तो ये छेदते हुए जा रही है, ठीक है, छेदते हुए जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा, ठीक है। यहाँ पर छेदी और यहाँ पर छेदी, कितने बिंदु पर छेदेगी वृत्त को, 2 बिंदुओं पर, ठीक है, 2 बिंदुओं पर छेदती है, हमेशा याद रखेंगे, 2 बिंदुओं पर छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये बाह्य बिंदु है ए, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, ये हुआ स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं को टच करते हुए जाती है, मात्र एक बिंदु को, तो एक बिंदु को टच करती है कौन, स्पर्श रेखा। और छेदक रेखा कितने बिंदुओं को छूते हुए जाती है, वृत्त पर 2 बिंदुओं को काटती है या छूती है। और ये स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर छूते हुए जाती है, ठीक है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो हमको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरम अभी देखना है, इसी भाग से रिलेटेड, ठीक है। ये होती है स्पर्श रेखा की बात कर रहा हूँ मैं, और ये है छेदक रेखा, ठीक है। वृत्त पर किसी बिंदु से कितनी कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है, सोच के देखिए। ये एक और छेदक रेखा खींचा, ये और छेदक रेखा खींचा, ये और छेदक रेखा खींचा, ये और बीच में से और खींच सकते हो, इसके बीच में से भी और खींच सकते हो, इसके बीच में से भी और खींच सकते हो, इसके बीच में से भी और खींच सकते हो। कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है, अनंत अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है। अब वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो मात्र 2। ये सब एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, मैं अभी से इसको तैयार कर दे रहा हूँ, बाद में जब 1 नंबर के प्रश्नों का हम लोग तैयारी करेंगे तब आप और पढ़ लेना। पर ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, 2 ही बिंदुओं से टच करते हुए जाएगी। एक बाह्य बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं वृत्त पे, मात्र 2। अच्छा, एक बाह्य बिंदु से कितने छेदक रेखाएं खींची जा सकती है वृत्त पे, अनंत, ठीक है। अनंत मतलब बहुत सारी, अनगिनत,
ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। स्पर्शरेखा कितनी खींची जा सकती है? मात्र दो, मात्र दो ही स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है और दूसरी स्पर्शरेखाएं नहीं होगी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप। अब आ जाइए आपके प्रमेय में। सॉल्यूशन 9 क्या बोल रहा है भाई? वृत्त पर, तो सबसे पहले तो ये तो थ्योरम है इसलिए दिया गया है। क्या दिया गया है? तो पहले वृत्त का चित्र बना लेते हैं अपन। अब हाथ से ही बना रहा हूँ मैं, क्योंकि वैसे भी 10वीं है तो आप हाथ से बना सकते हैं। ठीक है, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, और ये वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु, कौन? नाम दे देते हैं हम इसका ए। ठीक है, ये केंद्र हो गया ओ। ठीक है, स्पर्शरेखा खींचते हैं। प्रश्न क्या है याद है? वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये स्पर्शरेखा मैंने खींच दिया। क्या नाम दे देता हूँ? यहाँ पर नाम दूंगा मैं, ये ए बी नाम दे दिया, और एक स्पर्शरेखा ऐसे खींच रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम दे दिया? ए सी नाम दे दिया। ठीक है, तो ये ए सी और ए बी, ये इतना ना, आगे मत बढ़ना, वो तो रेखा है, रेखा तो अनंत लंबाई की होती है। ठीक है, बट जैसे बिंदु मिल गया आपको, बी बिंदु मिल गया, तो बी से ए तक का ये रेखा खंड हो गया। खंड मतलब उसकी लंबाई है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये ए बी और ए सी समान लंबाई की होती है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या कर रहे हैं हम। पहले तो पहले लिख देता हूँ मैं क्या क्या दिया है। जैसे प्रश्न बोलता है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, तो ये बाह्य बिंदु हो गया। तो सबसे पहले मानिए, माना वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, ठीक, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या उसकी R है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। और बाह्य बिंदु लिख दीजिए भाई, बाह्य बिंदु कौन है? A है। तो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन है? AB और AC है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? सिद्ध करना है कि AB और AC की जो लंबाइयां हैं वो बराबर हैं। ये हमारा सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। ठीक है, अब रचना क्या कर रहे हो आप? एकदम भारी भरकम रचना नहीं है भाई, इनको मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर त्रिज्या आपको नहीं दिखेगी तो फिर कैसे बनेगा, इसलिए त्रिज्या को मिलाइए। ये रचना कर रहा है। ठीक है, ये रचना हुआ और ये रचना हुआ। ठीक है, और AO को मिलाइए। बाह्य बिंदु से केंद्र को जरूर मिलाना है। ठीक है, तो ये बाह्य बिंदु से केंद्र को मिला दीजिए। तो क्या क्या मिला है? OB को मिलाया, फिर O से C को मिलाया यानी कि OC को मिलाया, फिर O से A को मिलाया यानी कि OA। मतलब केंद्र से सभी बिंदुओं को हमने मिला दिया। ठीक है, इनको मिलाया। ठीक है, ये रचना हुआ। अब आ जाइए उपपत्ति मतलब अब इसका जन्म करवा रहे हैं। किसका? इसका। ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग जनित कर रहे हैं। ठीक है, ये ला रहे हैं। तो इसके लिए अब क्या क्या करेंगे? तो देखिए भाई, दो त्रिभुज बन गया है। इन रचनाओं से हमको दो त्रिभुज मिल गए। ठीक है, इन त्रिभुज पे चलते हैं, AOB और AOC, इन दो त्रिभुजों में चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये दोनों त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। कैसे समकोण त्रिभुज है? याद रखेंगे, त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पे सदैव क्या होती है? लंब होती है। मैं ये नोट पॉइंट में लिख देता हूँ। ये नोट पॉइंट फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नोट पॉइंट 2 हो जाएगा। और नोट पॉइंट थर्ड कि भाई वृत्त पर जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, स्पर्श रेखा पर सदैव क्या होती है? लंबवत। याद रहेगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में क्या होती हैं? लंबवत होती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो लंबवत होने के कारण ये त्रिज्या हो गई और ये स्पर्श रेखा लंबवत है। दैट मीन्स यहाँ पर 90 बन रहा है। तो ये जो त्रिभुज है AOB, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये बात हजम हुई। अब दूसरा, ये भी त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है यानी कि लंबवत होती है। तो ये भी 90 अंश हुआ। ठीक है, 90 डिग्री हुआ। तो ये त्रिभुज AOC ये भी क्या होगा? समकोण त्रिभुज। तो मैं दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं मुझे, उनमें चल रहा हूँ। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC में। ठीक है, क्या क्या बात हो रही है वो देखते हैं अपन। ठीक है, इनमें क्या क्या चीज़ें हो रही है। देखो, हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने जा रहे हैं। ठीक है,
सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व अंग समान। ठीक है, सर्व अंग समान, सभी अंग समान। जैसे मेरे ये एक हाथ और मेरा ये दूसरा हाथ, दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं, ढक रहे हैं। अभी एक मतलब नीचे का हाथ आपको नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है एक ही हाथ है। ठीक है, पर जैसे ही पता चला कि नीचे कोई एक हाथ है, ठीक है, तो ये वाला जो हाथ है वो नीचे वाले हाथ को ढकने के लिए पूरा पूरा सक्षम है। तो ये सर्वांग समता कहलाती है। सभी अंग समान, ये अंग इस अंग को ढक पा रहे हैं, ये वाला अंग इस अंग को ढक पा रहा है, ये इस अंग को ढक पा रहा है, ये इस अंग को ढक पा रहा है। मान लीजिए मेरी ये उंगली कट जाती, ढक पाती क्या फिर? बाकी लोग तो ढक लेते। तो इसके सभी अंग, इस हाथ के सभी अंग इस हाथ के सभी अंग के बराबर नहीं है। यहाँ की 3 उंगलियाँ इस 3 उंगलियों के बराबर है, ये अंगूठा इस अंगूठा के बराबर, पर ये उंगली इस उंगली के बराबर नहीं है, तो यहाँ सर्वांग समता दिखलाई नहीं देती है। ठीक है, तो सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग समान होने चाहिए, है ना। यानी कि दो त्रिभुज को अगर आप सर्वांगसम कर रहे हैं, ठीक है, दो त्रिभुज को जैसे आप सर्वांगसम कर रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज में भुजाओं को बराबर होना जरूरी, संगत भुजाओं को। जैसे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, ये सर्वांग समता को दर्शाती है। भुजाओं का बराबर होना सर्वांग समता को दर्शाता है। ठीक है, 9वीं में आप लोग पढ़े हो बच्चों, बट वही है 9वीं का तो जनरल प्रमोशन हो गया, तो कुछ ज़्यादा तो कोई माई बाप नहीं है ना। कई सारे बच्चे लोग का तो बेसिक उतना क्लियर नहीं होगा। फिर भी सर्वांग समता को एकदम सरल शब्दों में समझा रहा हूँ मैं। एक है सर्वांग समता और एक है समरूपता। ठीक है, समरूपता क्या होता है? समरूप होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, जरूरी नहीं एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, जैसे ये एक हाथ है ना, ये एक हाथ है, बड़ा सा हाथ है, और मेरे बच्चे का हाथ इतना सा है। ठीक है, इतना सा उंगलियां हैं, इतना सा हाथ है। तो ये इसका हाथ और मेरा हाथ, मेरे बच्चे का हाथ और मेरा हाथ, दोनों क्या होंगे? एक जैसे ही है ना, समरूप है, एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, एक जैसा रूप है उनका। बट सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि उसके सभी अंग यानी कि सभी उंगलियां मेरी उंगलियों के इक्वल नहीं आ रही हैं लंबाइयों में, है ना। मतलब मेरी उंगलियों को ढक नहीं पाएगी, मेरे हाथ को ढक नहीं पाएगी। ठीक है, तो सर्वांग समता यानी कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले, है ना, या सभी अंग समान हो। समरूप मतलब जरूरी नहीं है सभी अंग समान हो, है ना, उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, अनुपात। ठीक है, समानुपातिक होना चाहिए। ठीक, तो यानी कि ये बड़े छोटे हो सकते हैं। ठीक है, इनकी भुजाएं बड़ी छोटी कम ज़्यादा हो सकती हैं, इनकी भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तो सर्वांग समता में याद रखना, भुजाओं का बराबर होने के बात की जाती है, और समरूपता में भुजाओं के अनुपात के बराबर होने की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात को याद रखते हैं और यहाँ पर भुजाओं का बराबर होना याद रखते हैं। हम लोग यहाँ पर हैं समकोण त्रिभुज में। सर्वांग समता के बहुत सारे प्रकार थे बच्चों, याद करो। भुजाओं, भुजा भुजा भुजा, कोण भुजा कोण, भुजा कोण भुजा। ठीक है, और क्या होता था? कोको भू, है ना, कोको भू। ठीक है, और एक आखिरी होता था समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। ये यहाँ पर लगेगा, ये समकोण त्रिभुज में लगता है। ठीक है, अगर आप दो समकोण त्रिभुज को देख पा रहे हैं, अगर आप दो समकोण त्रिभुज में पकड़ा गए हैं आप, है ना, अब आपको सर्वांगसम करना है इन दोनों त्रिभुजों को, तो मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर समकोण कर्ण भुजा प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो समकोण कर्ण भुजा प्रमेय में देखेंगे हम लोग समकोण कर्ण भुजा प्रमेय के आधार पर फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ सर्वांगसम क्यों कर रहा हूँ। देखो, इस त्रिभुज में ये भुजा ए बी, और इस त्रिभुज में ये भुजा ए सी, इन दोनों को मुझे बराबर करना है। तो इस त्रिभुज के सर्वांगसम अगर मैं ला दूँ, तो फिर इसकी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। हमको बराबर से मतलब है ना, दोनों भुजाओं को बराबर करना है। तो बराबर वाला काम किस में होता है? सर्वांग समता में। तो हम इन दोनों को बराबर करने के लिए सर्वांग समता का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों त्रिभुज को क्या कर रहे हैं? सर्वांग सम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज ऐसा दिख रहा है, ये आया एओ, और ये ऐसा गया, ये ऐसा आया, ये 90 है ना, ये बी है। और दूसरा ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, और ये ऐसा आया, ये 90 है, ये सी है, ये ए है, ये ओ है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें बराबर है। ये जो एओ है ये दोनों में है। ठीक है, ये है 90 अंश के सामने की भुजा यानी कि कर्ण। तो समकोण कर्ण भुजा प्रमेय में कर्ण दोनों के बराबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों में कर्ण बराबर होना चाहिए। इस त्रिभुज का ये जो कर्ण है और इस त्रिभुज का ये जो कर्ण है, ये दोनों आपस में बराबर है। समकोण होना चाहिए, दोनों में समकोण होना चाहिए। समकोण मतलब 90 अंश, तो 90 दिख रहा है, दोनों में एक एक 90 तो दिख रहा है।
ठीक है, तो लिखते जाते हैं। कोण बी ले लो, इसको सीधा सीधा बी ले लो, ए ओ बी, इसमें बी और कोण सी, ठीक है। हालांकि ऐसा लेते हैं ACO, है ना, पर आप सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट में निपटा सकते हैं। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 अंश यानी कि समकोण, तो एक एक कोण समकोण हो गए। कर्ण बराबर होने चाहिए दोनों के, तो इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, AO, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो AO। इसके भी सामने 90 अंश के सामने क्या होगा, AO। दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, भाई दोनों उभयनिष्ठ भुजा है, जो भुजा दोनों में है यानी कि बराबर होगी, तो ये उभयनिष्ठ है। इतनी ही भुजा इसमें भी है और इतनी ही भुजा इसमें भी है ना, तो AO के बराबर है, यानी कि कारण क्या लिखेंगे अपन, उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा, कोई भी एक भुजा, अगली कोई भी एक भुजा, जैसे आपने कर्ण ले लिया, इसको तो बराबर लाना है, बच गया ये, तो ये कौन है भाई, OB त्रिज्या है, वृत्त में ये त्रिज्या इस वृत्त में इस त्रिज्या के क्या होगी, बराबर, तो OB बराबर OC। कारण क्या लिखेंगे, मैंने बताया था, कितनी भी त्रिज्या ले लो आप, एक वृत्त में जितने भी त्रिज्या आप ले लो, सभी त्रिज्या आपस में क्या होंगी, बराबर। एक पहिए में स्पोक होता है, कितने स्पोक लगे रहते हैं, अरे बहुत सारे रहते हैं, सभी स्पोक समान लंबाई के होते हैं कि नहीं होते हैं, तभी तो पहिया वृत्ताकार रहता है। नहीं तो सोचिए ये एक स्पोक ऐसा लंबा हो जाएगा मान लो, तो ये चक्के को ऐसा होना पड़ जाएगा टुबुक से, ऐसे होना पड़ जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या। इसलिए सभी स्पोक्स की जो लंबाइयाँ हैं वो बराबर होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि त्रिज्या है स्पोक यानी कि त्रिज्या, ठीक है। तो OB बराबर OC, दोनों त्रिज्या है आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो कारण सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे आप त्रिज्या है, बात खत्म। देखो समकोण, कर्ण, भुजा, भुजा बोले तो कोई भी एक भुजा, ठीक है। तो इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा इस त्रिभुज की कोई भी दूसरी भुजा के क्या हो गई है, बराबर हो गई है, तो त्रिभुज दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम। इसलिए समकोण त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOC के। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो बची हुई जो भुजाएं हैं, बचे हुए जो कोण हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब हम लोग जो बची हुई भुजाएं थी, इसको तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, इसको भी यूज़ कर चुके हैं, तो बच गया कौन, AB। अतः क्या लिखेंगे हम, AB भुजा आपस में बराबर हो गई किसके, AC भुजा के। कारण क्या लिखेंगे, यहाँ पर कारण क्या लिखेंगे, कौन से प्रमेय से हम लोगों ने त्रिभुजों को सर्वांगसम किया है, तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता प्रमेय से, ठीक है। और AB AC के बराबर, क्यों, क्योंकि सर्वांगसम हो गए त्रिभुज, तो जो भी बचे हुए जो अवयव होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तो आप लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के शेष अवयव जो बच गए हैं वो अवयव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शेष अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो बच गए थे उनको बराबर कर लीजिए, यही आपका प्रमेय था, सिद्ध हुआ, ठीक है। इति सिद्धम लिख सकते हैं, ये लाना था आपको, डब्बा बंद कर दे सकते हैं। इति सिद्धम यानी कि हमने जो लाना था वो सिद्ध हुआ, ठीक है। तो बस बच्चों ये पार्ट 2 था, छोटा सा ये देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, है ना। वृत्त में और भी हैं क्वेश्चन, पर मैं सब चीज़ पढ़ाने नहीं बैठूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग पढ़ाई एक दिन पहले की कर रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं आप, एक दिन पहले की मतलब आपके पास अगर समय नहीं भी है, आप अपनी तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, पर एक दिन पहले, चाहे आप कल पेपर है आज पढ़ लीजिए, या कल पेपर है तो कम से कम 3 दिन की छुट्टी है तो कम से कम एक दिन इसके लिए निकालिए। आप मेरे वीडियोस को अगर आप हेडफोन लगा के जैसे पिक्चर देखते हैं या गाने सुनते हैं, वैसे ही आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, आपको बहुत नॉलेज होगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपका प्रैक्टिस होगा। ये एक प्रकार का रिवीजन है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई एक दिन पहले की का मतलब ये है, आप एक दिन कम से कम इस वीडियोस को देखिए, जिसमें आप 2 नंबर के प्रश्नों का संकलन देख सकते हैं, 3 नंबर का देख सकते हैं, 4 नंबर का देख सकते हैं, ठीक है। लगभग 36 मिनट ऐसा बन रहा है वीडियो, मतलब आधा घंटे का है। तो आप कम से कम 3 घंटे में रुक के देखिए, 3 घंटे में आपका एक बार का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। सोचिए 3 घंटे में आप पेपर देने जा रहे हैं 9 बजे, आप 5 बजे उठते हैं, तैयार वैयार होकर 6 बजे भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो आप 2-3 घंटे में एक बार रिवीजन कर सकते हैं मेरे इस वीडियो से, ठीक है बच्चों। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को छोड़ना नहीं, पढ़ाई एक दिन पहले की या पढ़ाई कम से कम एक दिन की, ऐसा समझ लीजिए इसको, ठीक है। कम से कम एक दिन इनको देना है, और अगर आप इसी को पढ़ते जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्रश्न आएंगे इसमें, आराम से आप पास हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ बच्चों कि हमको, मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, किसका, थेल्स प्रमेय का, ठीक है। थेल्स प्रमेय मैं और नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम लगता है,
ठीक है। अभी 5 नंबर के भी प्रश्नों में चलना है, 6 नंबर के भी प्रश्नों में चलना है। तो आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रश्न जो है आपको मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें से जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे चेक करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैसे जाएंगे उसको देख लीजिए, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, जैसे कि ये 4 नंबर का 4 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है पार्ट 1, ठीक है। वैसे ही पार्ट 2 होएगा, है ना। 3 अंक के प्रश्नों का, 2 अंक के प्रश्नों का, जैसे आप 2 नंबर में एक बता रहा हूँ तरीका, जैसे मैं ऐसे ही भेजूंगा, पार्ट 1 है तो पार्ट 2 का एक वीडियो ऐसे ही जनरेट होगा, तो उसका लिंक में आप जाएंगे पढ़ने के लिए, है ना, ऐसे पढ़ने के लिए जाएंगे। और फिर यहाँ पर आपको ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो को आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये ऐसा एक लिंक मैं भेजा रहूँगा, ठीक है। इस लिंक को टच करेंगे आप, तो आपको उस वीडियो पे सीधे सीधे जाने के लिए अनुमति मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाला काम एक्स्ट्रा कर लेंगे तो मेरा समय बच जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप जाते हैं तो जिस भी वीडियो को मैंने भेजा है वो आप समझ जाएंगे, ठीक है, दिख जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से आपको तैयारी करनी है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाना है ना। तो तैयारी कर सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं 5 नंबर के वीडियो के साथ 1-2 दिन में।